नमस्कार दोस्तों। इंडिया में एक नए वायरस की दस्तक हो चुकी है। जी हाँ, वो वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। नाम सुन के लग रहा भैया चांदी वांदी का क्या लेना था ना। जी हाँ, आगे पता चलेगा इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा और इस सभी परीक्षाओं के लिए और जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। वाई इज इट डेंजरस फॉर चिल्ड्रन ओनली? मतलब ये बच्चों में ही क्या है भाई, बच्चों को ही क्यों पकड़ रहा है? बच्चे इससे इतना खतरा क्यों महसूस कर सकते हैं और डेथ थ्रेट दे रहा है वायरस, चांदीपुरा वायरस? ऐसा क्यों, इस वीडियो में देखते हैं। इसको हम देखते हैं आउटब्रेक कैसे हुआ, उसका ओरिजिन क्या है। तो ये बच्चे को आप देख रहे हो, छोटे बच्चे। सबसे पहली बात, वल्नरेबल डेमोग्राफिक जो है, चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर ओवरवेलमिंगली मोस्ट ससेप्टेबल ग्रुप। बच्चे जो 15 साल से कम हैं उन पे ये चांदीपुरा वायरस बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जनरली मालूम है कि छोटे बच्चे यूजुअली 15 साल से कम जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा बीमारी होती है। हम खुद बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस समय इतना डेवलप नहीं होता कि हम बीमारी, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वायरस से लड़ पाए। इसलिए 15 साल के बच्चे के ऊपर ये चांदीपुरा वायरस डेथ का थ्रेट बन चुका है। जी हाँ, वायरस ऐसी, इसकी दवा भी नहीं है और ये डेथ थ्रेट इसलिए बन रहा है, दवा नहीं, वैक्सीनेशन नहीं है, तो डेथ ही मिलेगी। बच्चे इस वायरस से लड़ नहीं पा रहे। आगे देखते हैं। सीवियर इंपैक्ट कॉजेज एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जो कि क्या है, रैपिड ब्रेन इन्फ्लेमेशन है दैट कैन टर्न लाइफ थ्रेटनिंग वेरी क्विकली। जी हाँ, मैंने क्या कहा कि ये क्या कॉज करता है चांदीपुरा वायरस? ये एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कॉज करता है। एईएस शॉर्ट में बोले तो एईएस, एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। अब ये कॉज कर दिया, ठीक है, ये पर करता क्या है एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम? जी हाँ, ये डायरेक्ट वो 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं ब्रेन को इन्फ्लेमेशन देगा। ब्रेन इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ब्रेन की स्वेलिंग हो जाना। और ब्रेन की स्वेलिंग होना मतलब ब्रेन में इरिटेशन आ जाना। अब आप खुद सोचिए, ब्रेन पूरे शरीर को चलाता है, वो वही अगर काम करना बंद हो जाए, पूरी बॉडी को चलाने वाला, पूरी बॉडी को मैनेज करने वाला एक मैनेजर, मॉनिटर, वो है ब्रेन। जो बाहर से सिग्नल जो मिलते हैं उस पर रिएक्ट करता है। आपको भूख लगती है, आपको लगती है, आपको चोट लगी, तो ब्रेन सोच समझ के सिग्नल समझ के आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल भेजता है और रिएक्ट करवाता है। और आपकी जीवन शैली का सबसे मेन पार्ट ब्रेन अगर वही स्वेल कर जाए, इन्फ्लेमेशन कर जाए, तो आप सोचिए क्या ही होगा। इसलिए ये डेथ थ्रेट है पूरा है बच्चों के लिए। Recent surge in Gujarat, significant rise in cases during the monsoon, fatalities and ICU admission reported under active surveillance। ये अभी गुजरात में बहुत ज्यादा कॉज हो रहा हूँ मानसून के टाइम पे। जी हाँ, मानसून के टाइम ही ऐसा रहता है जहां पर मच्छर कितने हो जाते हैं, आपको देखते हैं कि बीमार कितने पड़ते हैं, सर्दी जुकाम, ज्यादातर एक इम्यून सिस्टम पर पूरा हमला करता है। ये मौसमी बीमारी का है, तो इसलिए मानसून सीजन इसलिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते जा रहा है। और ये चांदीपुरा वायरस के लिए कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल चीज, चांदीपुरा वायरस फैलने के लिए, और ये बच्चों के लिए वहां की गुजरात में स्पेशली डेथ थ्रेट बन रहा है। हिस्टोरिकल डिस्कवरी की बात करें तो पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1965 में, चांदीपुरा विलेज, जो कि महाराष्ट्र में है। 1965 काफी पुरानी बीमारी, वैक्सीनेशन अभी तक पूरा फुल फ्लैश नहीं आया है जो इसको पूरी तरह से खत्म कर पाए, और डायरेक्ट ब्रेन पर हमला है और सीधे इसकी डेथ। अब ये व्हाट इज चांदीपुरा वायरस एग्जैक्टली? चांदीपुरा वायरस है क्या, वो समझते हैं। वायरल फैमिली स्ट्रक्चर जो है इसका, इन आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू हेप्डोविरिडे फैमिली, सेम फैमिली इज द रेबीज वायरस। जी हाँ, आपने सुना होगा रेबीज वायरस, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जी हाँ, पानी भी नहीं पी सकते, और एरोफोबिया, जिसमें हवा सांस लेने से भी आपको डर लगता है, और कुत्ते की मौत होती है, बहुत ही खतरनाक मौत होती है, उसमें तड़प तड़प के मरना होता है। उसी रेबीज वायरस फैमिली का ये हिस्सा है जिसका नाम है हेप्डोविरिडे फैमिली। याद रखिएगा मित्रों, आरएनए वायरस है। आरएनए मतलब जीन से रिलेटेड, सीधे आपके जेनेटिक्स पे हमला करेगा, डायरेक्ट मौत। प्राइमरी बायोलॉजिकल वेक्टर की बात करें तो ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट्स ऑफ लेबोटोमिन सैंड फ्लाई। जी हाँ, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? तो ये बाइट काटने के द्वारा, एक सैंड फ्लाई जिसका नाम है लेबोटोमिन
सैंड फ्लाई, उसके काटने से ये फैलता है। ये बात ध्यान रखना, ये वही मैंने आपको बोला था, इस मौसम में मच्छर की तरह आपको हर कोई काटेगा। डिफरेंट तरह के सैंड फ्लाई होते हैं। अभी लेबोटोनिन ये सैंड फ्लाई है। मलेरिया कॉजिंग कौन सा होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइज होती हैं, तो आपको मच्छर जैसे ही एहसास हो रहा है कि काट रहा है। पर आजकल इतने तरह तरह के सैंड फ्लाई आ चुके हैं जो ऐसी ऐसी बीमारियां करते हैं जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन दे देता है। चांदीपुरा वायरस जैसा आपको लगेगा मच्छर है, बाकी ये वायरस है चांदीपुरा का, वो भी सैंड फ्लाई द्वारा। तो फील ऐसा ही होता है। बाकी मौत, खतरनाक मौत हो जाती है लिटरली। तो ये याद रखिएगा, नो डायरेक्ट स्प्रेड। Unlike respiratory viruses, for example COVID-19, it doesn't spread through coughing, sneezing or person to person. जी हाँ, ये पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे मलेरिया होता है ना मच्छर के काटने से, वैसे ये सैंड फ्लाई, लेबोटोनिन नाम के सैंड फ्लाई से के काटने के कारण होता है, और किसी कारण नहीं। पर्सन टू पर्सन कोई भी स्प्रेड ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट स्प्रेड नहीं होता। ये बस सैंड फ्लाई के काटने से, वो कौन सी सैंड फ्लाई उसका नाम याद रखिएगा, बस एग्जाम में आ सकता है और जनरल नॉलेज के लिए भी हमारे लिए यूजफुल है। लेबोटोनिन सैंड फ्लाई, स्ट्रिक्ट वेक्टर बोन ट्रांसमिशन रिलाइज स्ट्रिक्टली ऑन वेक्टर बाइट्स इन लोकलाइज्ड एरिया। मैंने क्या होता है कि बाइट्स होती लोकलाइज जो गंदा एरिया ये साफ नहीं हो रहा, नाला नाली बह रहे हैं, वहां पर ज्यादा ये अतरंगी वायरस आ जाते हैं, उनका पैदावार बढ़ती जाती है, क्योंकि आजकल तो हाइजीन की कमी हो जाती है ना। तो ये वहां पर लोकलाइज्ड एरिया जो खराब है, जहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं होता, वहां पर ये सैंड फ्लाई, लेबोटोनिन सैंड फ्लाई अपना आबादी बढ़ाते हैं और काटते पीटते हैं। और ये मौसम, मानसून वाला जो मौसम है, इनके लिए बेनिफिशियल है। देख रहे हैं आप। वाई रिस्क इंक्रीजेस ड्यूरिंग मानसून। मानसून में मैंने अब आपको अभी हाल समझाया कि मानसून में ही क्यों कांड होते हैं, तो वो देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मॉनसून सीजन क्रिएट्स आइडियल ब्रीडिंग कंडीशन फॉर सैंड फ्लाइज। मैंने बताया था सैंड फ्लाइज मानसून में ही क्यों आते हैं, क्योंकि आइडियल ब्रीडिंग कंडीशन है, इनके लिए ब्रीड अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके लिए फेवरेबल चीजें हो जाती है। मानसून क्लाइमेट मेन चीज है, क्लाइमेट इनके लिए बहुत ठंडा, चिलिंग, मॉइस्चर होता है, पर्याप्त मॉइस्चर होता है मानसून में। तो ये सैंड फ्लाई वगैरह क्या होता है कि मॉइस्चर में ही पनपते हैं। ये मच्छर वगैरह ज्यादा क्यों आते हैं, ये इनको मॉइस्चर चाहिए रहता है, परफेक्ट सनलाइट चाहिए रहती है, जो कि मानसून ये ऐसे क्लाइमेट में ही, जो अभी हम बारिश का मौसम देख रहे हैं, ऐसे इनका ऐसा ही टेम्परेचर, ऐसे ही बारिश, ऐसे ही मॉइस्चर हो, तो ये क्या होते हैं, इसी तापमान में पनप पाते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा स्प्रेड होते हैं। दैट्स व्हाई ये ब्रीडिंग के लिए, इनके लिए ये एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही परफेक्ट है। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, डैम्प सॉइल एंड पुअरली मेंटेन सराउंडिंग विद ऑर्गेनिक वेस्ट है। कि मैंने बोला था कि ये खराब, जहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती टाइमली, तो वहां पर ये ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा अपनी पैदावार बढ़ाते, पनपते ज्यादा है। वेक्टर प्रोलिफरेशन विद एबंडेंट ब्रीडिंग साइट्स एंड ऑप्टिमल सर्वाइवल टेम्परेचर। जी हाँ, मैंने क्या भी बताया, टेम्परेचर इनके लिए सर्वाइवल के लिए रेनी सीजन का बहुत ही परफेक्ट होता है। सैंड फ्लाई पॉपुलेशन मल्टीप्लाई रैपिडली। जी हाँ, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ये बढ़िया मॉनसून है इनके लिए, बढ़िया, बहुत ही शानदार मौसम है। ट्रांसमिशन रिस्क फॉर नियर बाय चिल्ड्रन। जी हाँ, इस मौसम में बच्चे भी खेलते हैं, भैया बाहर खेल रहे हैं और काट पीट गया, और बच्चे जो 15 साल से कम है, जी हाँ, उनको हो गया, और डेथ थ्रेट वाला ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ब्रेन इन्फेक्शन और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है इसमें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, आफ्टर एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम वाया सैंड फ्लाई बाइट, द वायरस ब्रीचेस द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। जैसे ही उसने आपको बाइट करा, तो हमारा बहुत नर्वस सिस्टम होता है, जो कि मेन नर्वस सिस्टम है, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस पे बाइट करने के बाद सीधा ब्लड स्ट्रीम से एंटर होते हुए इसकी बाइट का वायरस सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड के थ्रू जाता है, ट्रिगरिंग सीवियर ब्रेन इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, फूलने लग, ब्रेन स्वेलिंग टाइप हो जाता है। डेट प्रोग्रेस रैपिडली, और वो प्रोग्रेस इतनी खतरनाक होती है, एकदम से आपको लगा ये क्या हो रहा भाई, एकदम से, मतलब आपको, बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, माँ बाप को भी समझ में नहीं आएगा, और काफी देर हो जाती है। इनिशियल सिस्टम्स क्या होते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, सबसे पहले बुखार आता है, सिवियर हेडेक होता है, बहुत सिर दुखना, परसिस्टेंट वॉमिटिंग चालू हो जाती है, जनरलाइज मस्कुलर वीकनेस इन यंग पेशेंट्स, वीकनेस आती है, नॉर्मल हमको देखते हैं मलेरिया वगैरह में ये होता है, पर इसमें सीधा ब्रेन पर अटैक होता है, पता होते होते डॉक्टर को समझ आए जब तक कांड हो चुका होता है। न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस है मित्रों। जी हाँ, क्योंकि ब्रेन पे अटैक हो रहा था, न्यूरोलॉजिकली।
अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, वो बेसुध हो जाएगा, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, जमाने का पता नहीं रहेगा, 15 साल से बच्चे में दुनिया कहाँ देखी है कुछ पता ही नहीं चलेगा, और इम्यूनिटी है नहीं, तो ये इसलिए खतरा है। एक्सेसिव स्लीपीनेस, नींद बहुत आएगी, ड्राउजीनेस, वीकनेस होगी, ऊंधा पड़ा रहे, ऐसा लग रहा है क्या हो गया भाई। सडन ऑनसेट ऑफ सीजर्स, न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज, एक अबनॉर्मल जैसा बिहेव करना, रिक्वायरिंग इमीडिएट आईसीयू केयर, सीधा आईसीयू में भर्ती कराएं। ऐसा अगर कंडीशंस होती हैं तो सीधा आईसीयू में जाएं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस हैं। आरटी पीसीआर टेस्टिंग यूज टू डिटेक्ट वायरस, अब ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्टिंग यूज टू डिटेक्ट वायरल जेनेटिक मटेरियल इन अप्रोप्रिएट क्लिनिकल लेबोरेटरी सैंपल। ये आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग होती है ये क्या करता है, वायरल जेनेटिक मटेरियल की डिटेक्ट करता, मतलब ये ऐसी चीज है आरटीपीसीआर जो हमारे टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में आया है। ये आरटीपीसीआर इतनी काम की चीज है भैया, ये वायरल जो जेनेटिक मटेरियल आया, जैसे वायरस आया, तो इसको क्या डिटेक्ट कर लेता है लेबोरेटरी में, इसको सैंपल मिल जाए तो ये डिटेक्ट कर लेता हूँ, उसके जल्दी बीमारी जितनी जल्दी डिटेक्ट होगी उतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन आएगा। आईजी में एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है जिसमें प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडी क्या आ गया शरीर में, खून में आपके क्या आ गया, कंफर्म्स रीसेंट एक्सपोजर टू चांदीपुरा वायरस, मतलब खून में से सैंपल में कुछ एंटीबॉडी का पता करके कि भैया इसमें क्या है, इसके खून में कौन से एंटीबॉडीज आई हैं, एंटीबॉडी की टेस्टिंग करके पता चलता है कि क्या है, कुछ एलियन पार्ट कौन सा आया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, क्रूशियल बिकॉज एक्यूट एंसिफिलाइटिस एंड सिंड्रोम जो है कैन स्टेम फ्रॉम मल्टीपल पैथोजेंस रिक्वायरिंग डिस्टिंक्ट हैंडलिंग। तो ये ऐसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्योंकि अलग तरीके से, मतलब डिफरेंट तरीके से डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो सिंगल उससे तरीके से नहीं हो सकता, इसको डिफरेंट तरीके से हैंडलिंग करना पड़ता है। मेडिकल रियलिटी की बात करें, नो स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल, मैंने अभी बताया था, एंटीवायरल भी नहीं है इसका, करंटली देयर इज नो वाइडली अवेलेबल अप्रूव्ड वैक्सीन, कोई भी अप्रूव वैक्सीन ही नहीं है, कोई भी अप्रूव वैक्सीन ना होने के कारण कोई भी एक प्रॉपर मिल जाए कि भैया हाँ ये श्योर इलाज है, जी नहीं ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इसलिए डायरेक्ट डेथ मिलती है। नो स्पेसिफिक रूटीन एंटीवायरल ड्रग टू एलिमिनेट चांदीपुरा वायरस, एंटीवायरल कोई ड्रग हो कि भैया वायरस फैल गया तो एंटीवायरल ड्रग होता है ना जो उसकी वायरलिटी को खत्म कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तक कोई इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है बायोटेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। केयर इज एंटायरली सपोर्टिव है भाई, कि मतलब बच जाए तो ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल चीज है। मौसम में बच के रहिए सभी। सपोर्टिव एंड आईसीयू मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल केयर फोकस, इंटेंसिव आईसीयू मॉनिटरिंग में उस बच्चे को रखना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बताया कि सीधा ऐसे सिम्टम्स आपको अनकॉन्शियसनेस, अबनॉर्मल बिहेवियर दिखे तो आईसीयू में ही डायरेक्ट उसको एडमिट करना चाहिए। आईसीयू और सीवियर इंटेंसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। रैपिड मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स, मेंटेनिंग हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन पानी पीता रहे, शरीर में पानी की कमी ना हो, एसेंशियल बॉडीली फंक्शंस वो कर पाए, ऐसी सुविधा हो। कंट्रोलिंग सीवियर ब्रेन इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लिकेशन, सीवियरिटी से मतलब हम एक्सट्रीम तक वो ना जा पाए, इसलिए कुछ ना कुछ आईसीयू में उसका मैनेजमेंट होता रहे। बस ये सपोर्टिव हेल्थ केयर है मित्रों, आप समझिए, ये डायरेक्ट जान बचाने की वो बात नहीं हो रही, बहुत सीरियस इशू है चांदीपुरा वायरस। ये हमारे पास इतना हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है ऑल अराउंड कि इससे बचा पाए हम, तो इसलिए बच के रहें, क्योंकि ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये प्रिवेंशन की अगर बात करें, प्रिवेंशन एंड रिस्क रिडक्शन हम करें तो बेड नेट्स एंड रेपेलेंट्स, जो यूज इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स ऑन एक्सपोज्ड स्किन, जो खुली स्किन ना रखें, रेपेलेंट्स लगा के रखें। जो नेट्स होते हैं उसमें सोए, मच्छर वच्छर काटने का डर ना हो, बेड में लगा के बेड नेट्स। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करें, वियर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स स्पेशली ड्यूरिंग पीक वेक्टर एक्टिविटी आवर्स, जो से शाम का समय हो जिस दिन मच्छर ज्यादा हो जाए या फिर बच्चों को खेलने जा रहे हैं कुछ ऐसे, वो टाइम होता है 6-7 बजे शाम को, लिटरली आते हैं बहुत ज्यादा, उस पीक आवर्स में कम से कम आपके लॉन्ग स्लीव्स होने चाहिए कपड़े, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो, तो ये हमको रिमीडियल हम कर सकते हैं, रिस्क को रिडक्शन कर सकते हैं रिस्क को। सैनिटेशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट, कीप हाउस सराउंडिंग क्लीन ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एलिमिनेट डैम्प सॉइल ब्रीडिंग पॉकेट्स, हम साफ सफाई पे ध्यान दें।
गंदगी रखेंगे तो कोई भी क्या इससे भी खतरनाक वायरस आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। जी हाँ, गंदगी में ही ये पनपते हैं। मॉनसून इनके लिए फेवरेट मौसम है। मॉइस्चर बराबर होता है, टेम्परेचर बराबर होता है। वेक्टर कंट्रोल स्प्रेइंग की बात करें, सपोर्ट इंडोर एंड आउटडोर इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग बाय हेल्थ अथॉरिटीज। हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा इंसेक्टिसाइड को स्प्रेड करा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ होता है। हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा ये स्प्रेडिंग जो होती है इंसेक्टिसाइड से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो ऐसे वायरस वाले सैंड फ्लाई हैं, बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट वैक्सीनेशन का काम करता है। एज ऑफ नाउ ये स्प्रेइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो एरिया एक तरह से प्रोटेक्ट हो पाए। इन्वायरमेंटल वेक्टर रिस्क की बात करें, हाईलाइट्स हाउ वेक्टर बोर्न थ्रेट्स क्विकली बिकम सीरियस पब्लिक चैलेंजेस व्हेन मॉनसून क्लाइमेट फैक्टर्स फेवर रैपिड मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, मॉनसून बिल्कुल ऐसी वेक्टर बोर्न डिसीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। जो वायरस फैलता है ऐसे मौसम में ही फैलता है, इसलिए जो रेमेडीज हम बताई गई हैं बिल्कुल हमको बचपन से देखी गई कि भैया इंसेक्टिसाइड, अपने कपड़े अच्छे पहनो वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये अगर हम पालन करते हैं तो ये बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि बचा नहीं जा सकता। की आउटब्रेक पिलर्स जो है डेमोन्स्ट्रेट द एब्सोल्यूट नेसेसरी रोबस्ट डिसीज सर्विलेंस रैपिड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी सपोर्ट। मतलब ओवरऑल हमको क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ऐसा तेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिससे हम ऐसी चीजों से बच पाएं और दवाई जल्दी से निजात करें ताकि ये ना हो पाए। और हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइजीन की वजह से ये वायरस कुछ ज़्यादा ही फैलते हैं, काम खराब करते हैं, और हमको भी रिमीडियल लेके चलना चाहिए। अपने रेपेलेंट्स वगैरह लगा के रखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।